का जो रियल पीडीएफ है इनकी, जो ऑफिशियल साइट्स पे हैं, ये 3 पीडीएफ को पढ़ के इनका निचोड़ आप लोगों को करवा रहे हैं। और मैं नहीं कहता कि ये सारे के सारे मैं करवा दूंगा, और वो सारे कोई बच्चे 2 महीने में भी नहीं पढ़ सकते। ये सारी जो लॉ की जो पढ़ाई करता है उनको भी बहुत डिफिकल्टी होती है इनको याद करने में। तो इसका जो निचोड़ है, सारांश, वो हम करेंगे ताकि क्वेश्चंस आराम से सोल्व हो जाएंगे, जो डेली लाइफ की आईपीसी है, जैसे हमें जो हमारी आम जिंदगी में यूज करते हैं, फलानी धारा दिकड़ी धारा। तो चलिए शुरू करते हैं, और पहले हम करवाएंगे, उसके बाद आप देख लेना आपको कितना कुछ कवर होता है। सबसे पहले आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, शायद इसकी फुल फॉर्म सभी को पता है, और सभी आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं सीधे, किसी ने आपका बेस क्लियर नहीं किया अभी तक। तो आईपीसी की जरूरत क्यों पड़ी थी? जैसे भारत ने 1857 की क्रांति कर दी थी, तो अंग्रेजों को लगा कि आगे कुछ ना कर दें, इससे पहले हमें के वो अपने कानून से चलते थे, तो उन्होंने एक इंडियन पिनल कोड के नाम से एक्ट बना दिया कि अब कोई भी सजा करेगा, कोई भी गुनाह करेगा तो उसको सजा मिलेगी। तो ये बनाया था 6 अक्टूबर 1862 को ये पारित हुआ था, इसको पास कर दिया गया था, लेकिन ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1860 में पारित हुआ था, 1862 में ये लागू हो गया था। इस समय भारत का जो वायसराय कहो कौन था? वो मैकाले, 1860। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आईपीसी के समय भारत का मैकाले कौन था जिसने इसको बनाया, आईपीसी इंडियन पिनल कोड। तो सबसे पहले इसमें कितने अध्याय हैं? तो चैप्टर है इसमें 23, धारा है 511। तो सबसे पहला अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो एग्जामिनर एज इट इज इन पीडीएफ से क्वेश्चन बनाएगा कि किस वर्ष ये पारित हुई और किस वर्ष ये लागू हुई। 1862 में लागू हो गई थी। इसमें कितने चैप्टर हैं इंडियन पिनल कोड के एक्ट में? 23 चैप्टर हैं और 511 इसकी धाराएं। तो अपने जो संविधान में 22 चैप्टर हैं, उससे याद रखो, उससे एक ज्यादा है इसमें। तो चैप्टर 1 है हम मेन करेंगे बस। चैप्टर 1 में क्या है? चैप्टर 1 में है धारा 1 से 5, धारा 1 से 5। तो सबसे पहले पूछ लेगा जो चैप्टर 1 है उसमें कितनी धाराएं हैं? 5 धाराएं हैं। धारा 1 है वो बताती है टाइटल के बारे में, उसका नाम है प्रार्थना या फिर इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल एंड इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है प्रीएम्बल एंड इंट्रोडक्शन। तो ये भी पूछ सकता है चैप्टर 1 का क्या नाम है। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो पहला है उसमें बताया आईपीसी क्या है, टाइटल और इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह। धारा 2 जो है, 2 नंबर धारा में बताएंगे कि भारत के अंदर अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसके लिए आपको क्या सजा मिलेगी, कौन सा आपको, जैसे आपने चोरी कर ली भारत में 378 के तहत आपको भारत में सजा मिलेगी, ये बताया गया है। तो इसमें वैसे बताया है, इंट्रोडक्शन दिया है कि भारत में अगर अपराध होता है तो उसकी परिभाषा किसमें है। तो ये मेनली इंट्रोडक्शन परिभाषा व प्रार्थना से संबंधित है चैप्टर पूरा 1 से 5। तीसरी धारा जो है वो बताती है भारत के बाहर किया हो, लेकिन वो भारत के कानून के अंडर में आता हो। तो भारत से बाहर का जिक्र आए, ये भारत के अंदर था और ये भारत से बाहर है। तो धारा नंबर 3 में उसकी परिभाषा दी गई है। धारा 4 है उसमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, कि जो आपकी यूनियन टेरिटरी वगैरह है या फिर उससे बाहर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, केंद्र शासित से बाहर। तो जनरल आप ये याद रखो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस धारा 4 में। अब धारा 5 है, इसमें बताया है सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड, की किस जगह ये लॉ काम नहीं करेंगे। लॉ नॉट टू अफेक्ट, लॉ नॉट टू अफेक्ट एज इट इज अच्छी तरह से लिखा हुआ आपको पीडीएफ में, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप सुन लो और एक बार इसको दोबारा देख लेना 2x स्पीड पे। तो चैप्टर 1 में
1 से 5 धाराएं हैं। एक में टाइटल है, 2 में भारत के अंदर अगर आपने अपराध किया, 3 में अगर भारत से बाहर किया है लेकिन वो भारत के अंडर में आता है बोला, 4 में आपको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, 5 में कि कौन सी जगह ये ला कानून लागू नहीं होते, जैसे आपका आर्मी वगैरह है उसमें अलग ला बनाया गया है कि उन लोगों पे ये ला अप्लाई नहीं होते जल्दी से। और जब ये ला बनाया है तो इसमें जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि उसका संविधान 370 जो उसको अलग एक दायरा दर्जा देता था और 35 से उसका अलग संविधान बताता, 35 से हटा दिया गया है, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड किया गया है। तो पूछ ले कौन सा स्टेट है जहां पे ये आईपीसी पूरे रूप से नहीं काम करती, जितना अगर दिल्ली में काम करेगी उतना जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगी। तो चैप्टर 1 क्वेश्चन यहां से ये साथ साथ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा चैप्टर 1 में कितनी धाराएं हैं? 5। चैप्टर 1 का नाम क्या है? प्रीएम्बल एंड इंट्रोडक्शन। अब पूछ लेगा कि टाइटल ऑफ आईपीसी इज गिवन इन विच आपका सेक्शन, सेक्शन बोलते हैं धारा को, तो सेक्शन 1 जो अपराध हैं भारत के अंदर किए गए उसमें सेक्शन 2 में भारत से बाहर के अगर भारत के लॉ के अंडर में आते हैं तो सेक्शन 3 आप पे अप्लाई होगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन बन सकते थे। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट होता है। और अगर ज्यादा डिटेल में आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा। अब ये मड्रो मैंने कर लिया वो नहीं कर पाएगा, कोई लॉ का बच्चा होगा तो वो बेशक, बाकी 99% बच्चे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर पाएंगे, चाहे वो 15 दिन कितना भी रट ले इसे। तो चैप्टर 2 है, उसका नाम है जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण परिभाषा। उसमें तो प्रार्थना व परिभाषा थी उनकी कि अपराध क्या है, भारत के अंदर अपराध क्या होगा, भारत के अंदर या फिर बाहर अपराध क्या होगा। तो चैप्टर 2 में है धारा 6 से 52A, धारा 6 से 52A। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि चैप्टर 2 है आईपीसी का, उसका नाम क्या है? जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण परिभाषा। उसमें कितनी धाराएं हैं? उसमें 6 से 52 तक की धाराएं हैं। क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, विच सेक्शन केम अंडर चैप्टर 2। चैप्टर 2 में कौन सा? ऑप्शन दे देंगे आपको 78, 79, 51 या फिर 60। तो आपका 51 राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन आएंगे और इतना डिटेल में भी नहीं जाएगा, लेकिन ये आपको इसलिए बताया अगर डिटेल में आ गया तो पता नहीं। तो धारा नंबर 6 सबसे पहले हम देखें, 52A तक आता है। तो धारा 6 हमें बताती है कि अपवाद क्या क्या है। अपवादों की डेफिनेशन, तो पूछ लेगा जनरल एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक्सेप्शन का नाम आ जाए तो चैप्टर 2 धारा नंबर 6। अब आता है जो 7 नंबर की धारा है, उसमें बताता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, कि आपकी किस सेंस से आपने ये जुर्म किया था। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन। धारा नंबर जो 8 है उसमें लिंग के बारे में बताता है, और इसमें यह बताया गया है कि सबसे पहले ही वर्ड यूज होगा, चाहे वो औरत हो या फिर पुरुष हो, ही मतलब उसको मेल कंसीडर किया जाएगा आपको, मेल। जैसे हम इंग्लिश में रूल पढ़ते हैं ही सी इट, तो आपका ही यूज किया जाएगा लिंग के रूप में। धारा 9 बताती है संख्या के बारे में, तो पूछ ले नंबर संख्या कौन सी धारा में है? चैप्टर 2 की धारा नंबर 9 में। चैप्टर 10 बताता है मेल फीमेल के बारे में, मेल फीमेल, मैन वुमेन, मैन वुमेन। अभी यहां पे एक बात आपको बता देता हूं, मैन सभी के लिए यूज होगा, चाहे किसी भी एज का हो, ऐसा नहीं होगा उसको चाइल्ड कहेंगे, इन्फेंट कहेंगे या फिर कुछ भी, और फीमेल कोई भी किसी भी एज की औरत को। तो पूछ लेगा इन आईपीसी सेक्शन 10 मेल इज यूज फॉर, तो आपका आंसर होगा मेल ऑफ एनी एज, कोई भी एज का हो, कोई भी आयु का हो, उसको हम मेल कंसिडर
मेल बोल लेंगे या फिर मैन बोल लेंगे, मैन, मैन ज्यादा सही है, मैन बोल लेंगे उसे। तो धारा 10 हो गई। मैं साथ साथ इसको मिटा नहीं रहा, आप देखते रहिए। तो किसी व्यक्ति के बारे में बताया है धारा 11 में, व्यक्ति, धारा नंबर 11 में। जनता के बारे में बताया है धारा 12। तो धारा 12 किससे डील करती है? जनता से, कि पब्लिक क्या है। इन सब की एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, ये मत सोचना क्या डिटेल में यहाँ पे वो है, इनकी एक्सप्लेनेशन है कि अपवाद क्या है, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, आपका क्या उद्देश्य था। लिंग, धारा नंबर 8। तो 12 नंबर जनता। धारा नंबर 14 बता, देखो अब हम जो मेन है वो हम शुरू कर दिया है। तो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का सर्वेंट है, ये एक परिभाषा किसमें है? गवर्नमेंट का सर्वेंट है, तो उसकी धारा नंबर 14 में उसकी परिभाषा है। सरकार के बारे में बताती है धारा नंबर 17, सरकार, कि सरकार क्या है। तो आप इसको ट्रिक इसको ऐसे यूज कर लो, 17 और खतरा, सरकार को खतरा है, तो खतरे 17 से, यहाँ पे खतरा से 17 याद रखो और सरकार याद रखो। तो सेक्शन नंबर 17 हमें बताता है व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है। भारत संघ क्या है? भारत के बारे में जस्ट सरकार के बाद पता चलेगा। भारत संघ, भारत की डेफिनेशन पूछ ले तो आप सबसे पहले भावुक होके चैप्टर 1 मत कर देना, धारा 1 नंबर मत कर देना। भारत संघ के बारे में 18 नंबर धारा में बताया गया है। 19 में बताया है जज। तो जज कौन से में है? 19 में। 20 में बताया है कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसके साथ जस्टिस होगा, जज क्या करेगा? जस्टिस, तो कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन इस टाइप से उठेगा कि कोर्ट ऑफ जस्टिस कम अंडर विच सेक्शन? तो 20, 20 नंबर। 21 में बताया है पब्लिक सर्वेंट। ये गवर्नमेंट का सर्वेंट था, ये है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के बारे में 21। तो आप इससे याद रखो कि आप कोई भी अगर काम करते हो, वोट डालते हो, फिर और कुछ वोट में, चलो 18 की एज है तो 21 वर्ष की आयु होती है, तब हम पब्लिक सर्वेंट बन जाते हैं। तो 21 में याद रखो पब्लिक सर्वेंट। 22 में है मूवेबल प्रॉपर्टी, स्थानांतरित प्रॉपर्टी। स्थानांतरित प्रॉपर्टी 22 में है, स्थानांतरित प्रॉपर्टी। 23 में है रॉन्गफुल गेन। अगर आपने गलत काम से किसी चीज को पाया है, गलत उद्देश्य से, 23 रॉन्गफुल गेन, 23 बताती है रॉन्गफुल गेन। तो इसका जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। धारा 6 में है अपवाद, कि क्या क्या चीजें हैं जो छूट दी जा सकती है। 7 में आपका क्या उद्देश्य था? सेंस ऑफ एक्सप्रेशन। 8 में आपका जो लिंग के बारे में बताया गया है कि मेल या फीमेल कुछ भी हो, ही वर्ड हम यूज करेंगे। 9 में हम नंबर के बारे में बताएंगे। 10 में हम मेल और फीमेल अलग अलग, मैन एंड वुमेन। कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी एज का हो, अगर वो मेल है तो उसे मैन ही बोलेंगे, और आपकी औरत है तो उसको वुमेन ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि लड़की को गर्ल वगैरह बोल दें या फिर कुछ भी। 12 में है क्या व्यक्ति क्या है? तो व्यक्ति की परिभाषा 11, धारा नंबर 11। जनता की परिभाषा है 12 नंबर में। पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में धारा नंबर 14 में। सरकार खतरे में है, 17 खतरा। 17 में गवर्नमेंट, 18 में भारत संघ के बारे में, 19 में जज, 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस, 21 में पब्लिक सर्वेंट, 22 में आपका मूवेबल प्रॉपर्टी, 23 में आपका रॉन्गफुल गेन, कि गलत उद्देश्य से कुछ पाया है तो उसके बारे में धारा नंबर 23 बताएगी। ये अभी हमारा चैप्टर 2 चल रहा है और सबसे लंबे ये 2 ही चैप्टर हैं। उसके बाद तो बस मेन कुछ है जो डेली लाइफ की है। और लास्ट में आपको बता देंगे, अगर आपको नहीं पता कौन सी धारा है तो उसको एक ट्रिक होती है करने की। अगर बस आप पढ़ लेते हो, आपको दोबारा पढ़ने का टाइम भी ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप कर दोगे आराम से। डिसऑनेस्टी, बेईमानी के बारे में धारा नंबर 24। बेईमानी, बेईमानी की परिभाषा 24 में। धोखेबाजी की, फ्रॉड, तो फ्रॉड आपका 25 में है। विश्वास के पात्र, रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव 26 में। तो आप याद रखो, अगर आप 26 साल के हो गए तो रीजन टू बिलीव, मतलब इस टाइप से कुछ भी ट्रिक अपने खुद की बनाओ, दूसरे की मत मानो। 29 में है डॉक्यूमेंट क्या है, कि डॉक्यूमेंट क्या है, तो डॉक्यूमेंट 29 नंबर धारा में परिभाषित है। 29 ए में है, 29 का ए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम,
तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेक्शन 29 के ए में। 30 में है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बारे में। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 नंबर, अपराध क्या है। ये अभी हम परिभाषा पढ़ रहे थे कि बेईमानी क्या है, फ्रॉड क्या है, विश्वास के पात्र क्या है। तो अपराध क्या है ये किसमें है, धारा नंबर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लेना। इससे पहले इंपॉर्टेंट थी लिंग, धारा नंबर 8, मैन वोमैन 10, सरकार के बारे में धारा 17, जज के बारे में 19, और टाइटल वगैरह चैप्टर 1 की तो सारी आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेंगी बस। 40 नंबर में आपको अपराध। 44 में है इंजरी, कि चोट कैसी है, चोट क्या है, चोट के बारे में किसको बताया है 44 में। 45 में अगर चोट लग गई तो जिंदगी भी आपकी जरूरी है, तो लाइफ के बारे में बताया है 45 में। अगर आपको जिंदगी जरूरी है तो मौत के बारे में बताएंगे। 46 में है डेथ क्या है, तो डेथ इन 46। अब आता शपथ। शपथ के बारे में है कि शपथ क्या है। कोई अगर शपथ खाता है कि मैं गीता पे हाथ रख के जो कहूंगा सच कहूंगा, तो इस शपथ के बारे में 51 नंबर धारा। तो 51 आप इस तरीके से याद रखो कि 51 हमारा वन ऑफ द लकीस्ट के हम 51 रुपए की प्रसाद ये करेंगे, तो शपथ लेते हैं हम 51 नंबर। गुड फेथ, अच्छा उद्देश्य, गुड फेथ आपका 52 में, गुड फेथ। फिर आता है शरण। अगर आपने किसी व्यक्ति को जो एक अपराधी है उसको शरण दे दी, तो 52A में बताया है कि अपराधी को अगर शरण देते हो तो आप भी एक अपराधी हो। और ये जो चीजें हैं कि आपको ये बताया जा रहा है कि आप ये चीजें, जैसे कौन सा अपराधी शामिल होगा, तो अपराध से जो भी डायरेक्टली जुड़ा है वो अपराधी होगा, इनडायरेक्टली जुड़ा है वो अपराधी होगा। लेकिन अगर किसी को नहीं पता, अगर जैसे मैं किसी जगह था और वहां पे कुछ अपराध हो गया, तो उस अपराध में मैं शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि वो तो एक राइट है हमारा, राइट टू लिव। अगर हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कोई रिलेशन है, अगर हमें उसमें शामिल होंगे 1% भी, तो भी हम अपराध के पात्र होंगे। लेकिन अगर हम अपराध सोचते हैं तो नहीं है। अपराध होने के लिए 4 चीजों का आप जरूरी ध्यान रखो। देखो, सबसे पहले प्लानिंग, फिर उसको एग्जीक्यूट किया हो, फिर उसको अंजाम दिया हो, फिर उसके आगे कोई प्रोसीजर किया हो। तो अंजाम, प्लानिंग, इन 2 के बिना आप अपराधी नहीं कंसीडर किए जाओगे। इसमें अगर आप शामिल हो किसी भी तरीके से तो आप अपराधी कहलाओगे। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 किसके बारे में है, जैसे ये जनरल एक्सप्लेनेशन था धारा 2, जो चैप्टर 2 था, तो ये है पनिशमेंट के बारे में कि सजा क्या है। ये पूरी सजा के बारे में बताएगा। इसमें मेन धारा है कि धारा 53 हमें बताती है सजा क्या है। ये है आपकी 77 से 52 से 75। तो चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में है 52 से 75। तो पूछ ले कि चैप्टर 3 में कितनी धाराएं हैं, 52 से 75। तो 52 में है पनिशमेंट क्या है, सजा क्या है। किसी को आप नजरबंद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर रहे हो तो वो 73 में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और इसकी लिमिट है धारा 74 में कि 3 महीने तक आप रख सकते हो बस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 इसमें है 175 से लेके 106 तक। 75 से 106 धारा है इसमें। 75 से शुरू हो जाता है, तो यही पूछ लेगा चैप्टर 4 स्टार्ट फ्रॉम विच सेक्शन। 75 से शुरू हो जाता है। तो ये चीज मैं इसलिए लिख रहा हूं, बस आप इनको एक बार साइड में हाईलाइट रखना। इसमें है अपवाद। उसमें शुरू में अपवाद की परिभाषा थी। इसमें अपवाद किस किस को छूट मिलेगी, जनरल एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के बारे में आपका पूरा का पूरा है चैप्टर 4। अब किसको छूट मिलेगी, तो इसके अंदर आप ये याद रखो कि प्राइवेट डिफेंस 96 से लेके 106 तक
तो 75 से 96 चलेगा आपका एक्सेप्शन। ये तो सिंपल एक्सेप्शन है। और ये है प्राइवेट डिफेंस। अगर आपने अपने बचाव के लिए कुछ कर दिया तो उसमें आपको क्या क्या छूट मिलेगी। तो सबसे पहले धारा 75, 76 नंबर धारा। तो धारा 76 है, मिस्टेक से कोई काम किया गया हो, एक्ट बाय मिस्टेक, कि आपका कोई उद्देश्य नहीं था, वो एक एक्सीडेंट माना जाएगा, एक्ट बाय मिस्टेक, धारा 76। एक 77 नंबर है इसके बाद है कि आपने जुडिशियरी फॉर्म में सरकारी तौर पे या फिर जो लॉ के कंसिडर में, लॉ के हिसाब से कानूनी रूप से आपने अगर कुछ गलत काम किया, मतलब अगर आपका हक था और आपने उस चीज को किया है तो उसमें आपको छूट मिलेगी 17 में, 77 में। इसको बताया है जुडिशियली एक्टिंग, वेहन एक्ट जुडिशियली एक्टिंग जुडिशियली, कि न्याय के रूप में आपने किया था। अब धारा नंबर 82 में है कि 7 वर्ष से कम का बच्चा है तो उसके लिए क्या छूट है। और 83 में है कि 7 से ज्यादा और 12 वर्ष से कम, तो 7 से ज्यादा 12 वर्ष से कम आपका 83 नंबर धारा में। कोई पागल व्यक्ति अगर काम कर दे कुछ तो अनसाउंड माइंड के लिए 84 नंबर धारा है, अनसाउंड माइंड, उसमें उसको छूट मिलेगी। अब आपने किसी को चोट पहुंचाई तो उसको बिल्कुल स्लाइटली हार्म, थोड़ा बहुत अगर उसको चोट आई हुई है तो ये 95 में है, स्लाइटली हार्म, अगर बिल्कुल नेग्लिजिबल उसको हार्म हुआ है तो स्लाइटली हार्म, ये आपको छूट मिलेगी धारा नंबर 95 से। तो अब 96 से लेके 106 तक प्राइवेट डिफेंस, कि अपने बचाव में आपने अपराध किया है तो उसमें आपको छूट मिलेगी। तो 96 में है प्राइवेट डिफेंस, खुद के बचाव में किया है। 97 में किया अपनी प्रॉपर्टी और बॉडी को लेके, खुद के शरीर व अपनी प्रॉपर्टी को लेके, बॉडी एंड प्रॉपर्टी, इन दोनों के बचाव के लिए किया है। 98 में है कि अगर पागल व्यक्ति के खिलाफ आपने अपने बचाव के लिए, तो अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट, कि पागल के अगेंस्ट आपने खुद के बचाव के लिए प्राइवेट डिफेंस, तो ये पूछेगा सिंपल क्वेश्चन, प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अनसाउंड माइंड, ये कौन सी धारा में आता है। तो धारा नंबर आपकी 98। अब चैप्टर 5 में जो इंपॉर्टेंट धारा है, इन चैप्टर के नाम जो मैं लिख रहा हूं ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सीधे नाम पूछ लेगा। लोग धारा पढ़ रहे हैं डिटेल में, हम बस उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। तो चैप्टर 5, अभी तक हमने कितनी धारा पढ़ ली, 106, 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो चैप्टर 5 है, उसमें 107 से 120 धारा है, 107 से 120। तो चैप्टर 5 107 से 120, बस आप इतना याद रखो, इसमें इंपॉर्टेंट धारा कोई नहीं थी। फिर 5A, चैप्टर 5A, इसमें 120 से 120B तक धारा है, 2 धारा हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कि किसी के खिलाफ आप षड्यंत्र करोगे तो 120 धारा लगेगी आप पे, षड्यंत्र अगर आप करोगे 120, और 120B में है उस षड्यंत्र की सजा। तो बस याद रखो, षड्यंत्र किया तो 120, और 120 में उस षड्यंत्र की सजा, षड्यंत्र की सजा। बस अब आगे देखते हैं चैप्टर 6। अब मैं चाहता था यहाँ पे कितना टाइम आपको वेस्ट कर सकता था, लेकिन आपका जो क्वेश्चन सोल्व हो जाए, आपका टाइम बचे, वो देखो आप। चैप्टर 6 में है धारा 121 से लेके 130 तक। इसमें बताया गया है राज्य के खिलाफ अपराध। तो राज्य के खिलाफ अगर आप अपराध करोगे उसके बारे में चैप्टर 6 बताता है, धारा 121 से 130। अब आपको नहीं पता कौन सी धारा किसके लिए हो, लेकिन क्वेश्चन जो एग्जामिनर क्वेश्चन डालेगा वो सिंपल से डालेगा, जैसे ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, मतलब कुछ भी पूछ लिया, स्टेट की कोई बिल्डिंग तोड़ दी तो कौन सी धारा लगेगी आपको नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता था धारा 6 में जो चैप्टर 6 है वो स्टेट के बारे में हो, तो उसमें 121 से लेके 130 तक है। तो ऑप्शन आ गए 91, 130, सॉरी यहाँ 131 कर लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन उसे भी सोल्व कराना, उसे भी नहीं पता, सारे बच्चे पता है उसे, लो के बच्चे नहीं है,
तो 121 धारा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 7 चैप्टर 7, इसमें है 131 से 140। इसमें बताया गया है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो हमारे तीनों फोर्सेज हैं उनसे संबंधित अपराध। अगर वहां पे आपने कोई अपराध कर दिया तो वहां पे आपको चैप्टर 7 के तहत, अध्याय 7 के तहत 131 से 140 की धारा यहां पे लगेंगी। अब चैप्टर 8, चैप्टर नंबर 8, यहां पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट कंसीडर कर लो इसे। चैप्टर 8 है, इसमें 141 से 160 धारा है। 141 धारा बताती है कि अगर आपने, जब कोई भी, अगर आपका नेशनल इमरजेंसी या फिर सरकार ने रोक लगा रखी है बाहर जाने पे, उस टाइम अगर आप पांच लोग कहीं बैठते हो तो 5 लोगों की जो असेंबली है उससे बोला गया है अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल। तो आपकी 144 नहीं है, आईपीसी की 141 धारा है वो, जो 5 लोगों के लिए। 141 में अगर 5 लोग से ज्यादा इकट्ठे हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। 142 में है अगर आप इनके मेंबर थे, 5 लोग से ज्यादा, मान ले 10 लोग थे और भाग गए वो वहां से, तो उसके आप मेंबर निकले तो 142 धारा लगेगी आप पे, मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। 143 में 143, इसमें आप इन दोनों की पनिशमेंट मिलेगी। आप मान लो हेड थे, मेंबर थे, तो इनकी सजा आपको 143 आर्टिकल देगा, जो आपको 143 सेक्शन। 144 में है जिसे आप मानते हो धारा 144 कर्फ्यू वगैरह, उसमें क्या है, उसमें अगर आपने ऐसी कोई असेंबली ज्वाइन कर ली और उनके पास हथियार थे तो आपका है ये डेडली वेपन्स, हथियारों के साथ अगर आपने वहां थे हथियारों के साथ तो आप 144 लगती है। 159 है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कहीं पे लड़ रहे हैं और उनकी वजह से शांति भंग हो रही है तो 159 धारा लगेगी। तो आप कीवर्ड लिखो, लड़ाई, शांति भंग, बस इतना याद रखो। अब आ जाता है चैप्टर 9, देख लो मिनट मिनट में एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। कितने चैप्टर है इसमें, धारा कितनी, 511 धारा है। चैप्टर 23, चैप्टर 9, चैप्टर 9 बताता हमें ऑफेंस बाय पब्लिक सर्वेंट, कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपराध किया गया है तो चैप्टर 9 में, बस आप इतना याद रखो। तो पब्लिक सर्वेंट का कुछ भी पूछेगा तो इसमें आएगा आपका। इसमें कौन कौन सी धारा है, 161 से 171। अब 170 में बताया है पब्लिक जो सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट की जेल, पब्लिक सर्वेंट की जेल, तो उसकी जेल होगी, किसमें बताया है 170 में, अगर वो कोई ऐसा काम करता है। 9 का ए पार्ट है एक, 9 का ए, ये चुनाव के विरुद्ध कोई अपराध करता है, चुनाव से संबंधित, चुनाव से संबंधित, तो इसमें धारा है, धारा 171 तक थी है यहाँ पे, तो 171 ए से शुरू होती है और आई तक जाती है, बस। तो 171 ए किससे डील करता है, चुनाव के अपराध के बारे में बताता है। इस तरह आप मेन याद रखो जिससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए, नहीं तो आप ये बहुत ज्यादा आपके लिए कंफ्यूजिंग डाटा हो जाएगा। तो चैप्टर 9 तक हमने कर लिए। अब आता है चैप्टर 11, 10 हमने स्किप कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके लिए इतना ज्यादा नहीं था। इसमें आता है फॉल्स एविडेंस के बारे में। तो चैप्टर 11 में कितनी धाराएं हैं, 191 से 229 तक, ये फॉल्स एविडेंस के बारे में बताती है अलग अलग जगह। फिर है आपका चैप्टर 12, चैप्टर 12 बताता है, इसमें धारा है 230 से 263, ये सिक्कों के व सरकारी स्टाम्पों के बारे में अगर आपने अपराध किया है, सरकारी स्टाम्प से संबंधित, तो वहां पे आपका चैप्टर 12 में उसको बताया है, धारा 230 से 263 ए तक। सिक्कों की परिभाषा दी गई 230,
अध्याय 13 है वजन व मापतोल से संबंधित, अध्याय 13, इसमें 264 से 267 है। अब देखते हैं चैप्टर 14 आपका है पब्लिक सेफ्टी। ऑफेंस अफेक्ट पब्लिक सेफ्टी, अगर पब्लिक सेफ्टी को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो उस पे धारा है 268 से 294, 268 से 294। तो अब याद रखो जो पहली है वो उसकी डेफिनेशन देगी, पहली धारा किसी भी एक्ट कोई से भी चैप्टर की है। अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए शुरू हो गया फिर से चैप्टर 15 धर्म से संबंधित, धर्म। तो धर्म के लिए चैप्टर पूछ लेगा डायरेक्ट, इसमें 295 से 298, 295 से 298। तो आप इतना याद रखो धर्म पे कौन सा है, 15 नंबर चैप्टर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका डेली लाइफ में यूज हो जाता है, अपराध हमने बता दिया, अपराध क्या है, कौन से में बताए थे, तो अध्याय नंबर 16 शुरू होता है, वो आप देख लेना कौन से में था, ये अब इसमें थोड़ा हो गया। धारा नंबर अध्याय 16 है, इसमें है मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन बनेगा, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध कौन से चैप्टर में है, शरीर के विरुद्ध अपराध। तो यहाँ पे आपके मर्डर वगैरह आएंगे। इसमें धारा है 299 से 378। तो चैप्टर 16 में कितनी धारा है, 299 से 378। इसके अंडर अगर हमें 299 से शुरू करें और 311 तक जाएंगे तो हमने जो मेनली अपराध किए हैं, मानव शरीर के विरुद्ध और भी अपराध होते हैं, लेकिन अगर उसको मारने वगैरह की कोशिश की 299 से 311 में उसको बताया गया है। तो सबसे पहले किसी को अगर कल्पेबल सुसाइड, होमिसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाओगे तो 299, मर्डर के लिए 300, 302 उस मर्डर की सजा। तो जो 302 लग गई तो उसको सजा मिली है मर्डर करने की, लेकिन मर्डर के लिए 300 है। 303 में है मर्डर बाय लाइफ कन्विक्शन। तो मर्डर बाय लाइफ कन्विक्शन ये 303 में है, मर्डर बाय लाइफ कन्विक्शन। 304 में है किसी की अगर आपने लापरवाही की वजह से जान ले ली चली गई तो 304 नेग्लिजेंस, 304 में नेग्लिजेंसी डेथ। इसका बी है दहेज के अगर खिलाफ आपने किसी की हत्या कर दी तो डोवरी डेथ। आपके दहेज के खिलाफ अगर आपने किसी की हत्या की है दहेज के लिए तो उस पर आपको 304 लगेगी, 302 आपके लिए 300 या फिर 302 नहीं लगेगी, उस पर 304 लगेगी। अगर आपने दहेज जो डेली सुनते हैं तो दहेज को मोस्ट इंपोर्टेंट कंसिडर कीजिए। अटेम्प्ट टू मर्डर, अगर आप किसी को मारने जाते हो तो 307 लगती है, सभी को पता है अटेम्प्ट टू मर्डर। ठगी, ठग 310 ठग, इसको आईपीसी ने भी ठग लिखा है। अब इस ठग के लिए इन सभी के लिए सजा कितनी है, कितनी साल की जेल होगी, कितनी साल की नहीं, ये सारी सजा पनिशमेंट में 311 में बताई गई है। भ्रूण हत्या से संबंधित धारा देखो आप 312 से 318, किसी ने भ्रूण हत्या कर दी तो वो भी एक हत्या हुई, मर्डर हुआ। 318 तक भ्रूण हत्या से संबंधित, भ्रूण हत्या 312 से 318। अगर किसी को फोर्स किया है तो फोर्स के लिए 349 से 358, ये बिल्कुल सिंपल है। किडनैपिंग देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किडनैपिंग इसके लिए है 359 से लेके 374। तो 359 के बारे में बताया गया है कि किडनैपिंग क्या है, और
इंडिया में किडनैपिंग करते हो तो 360, तो इंडिया में किडनैपिंग 360 डेली लाइफ में हमारा यूज होता है। पूछ लेगा 360 किससे जुड़ा है, किडनैपिंग। फोर्स, अगर आप किसी पे दबाव बना रहे हो तो किससे जुड़ा है, 349 से। तीन 319 से 338 लिख लो आप, 319 से 338 हर्ट। किसी को आप अगर जख्म पहुंचा रहे हो तो 329 से 338। किडनैपिंग फोर्स हमने कर लिया। अब आता सेक्सुअल ऑफेंस, ये भी डेली लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी डोरी सिस्टम उसकी तरह 375 से 377 बताता है ये। इसमें अगर रेप के लिए है 375, इस रेप की आपकी सजा मिलेगी 376 में, पनिशमेंट फॉर रेप। और 377 डी में है गैंग रेप के लिए, 377 डी गैंग रेप। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हर बच्चे को नहीं पता, अननेचुरल ऑफेंस, कि जो सामान्य अपराध नहीं है, प्राकृतिक अपराध ना हो, बहुत बड़ा षड्यंत्र हो, उसमें कुछ भी हो सकता है। अननेचुरल 378 अननेचुरल ऑफेंस। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा 16 नंबर। अब आता है अध्याय नंबर 17। इसमें है फिरौती वगैरह के लिए। अननेचुरल ऑफेंस हमने 378 में किया, उसको 379 में उसकी सजा मिलेगी। अध्याय 17 में है 378 से लेके 462, शायद 379 भी हो सकता है, क्योंकि 379 में उसको सजा मिली थी वहां पे। तो इसमें 378 से 82 है, तो 378 है चोरी के लिए, ये 78 ही रहेगा वहां पे, अगर मैं देख लूंगा क्रॉस चेक। अननेचुरल ऑफेंस 378 चोरी के बारे में। एक्सटोर्शन फिरौती वगैरह के लिए 383 से 389, 383 एक्सटोर्शन। अब बस आपका एक पेज रहता है आईपीसी के लिए, जल्दी से हम उसे कवर करेंगे। रोबरी डकैती 390 में है। रोबरी अगर मिलके किसी चीज की लूट की है। डकैती है 391। किसी को आपने अगर चोरी की हुई प्रॉपर्टी दे दी तो 410 लगेगी। और 420 जिसे हम बोलते हैं वो चीटिंग के लिए है, किसी के साथ हमने चीटिंग कर दी प्रॉपर्टी से संबंधित। तो 420 हर चीज में नहीं होता, जो 420 की धारा उसमें होता प्रॉपर्टी, अगर आपको चोरी हुई प्रॉपर्टी दे दी बेईमानी से। अब मोस्ट इंपोर्टेंट 445 जो है वो, अगर आपका कोई घर तोड़ दे हाउस ब्रेकिंग, तो उस पर आप 445 धारा लगा सकते हो। अध्याय नंबर 18 ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, ये सब। अब एक और इंपॉर्टेंट है अध्याय नंबर 20। अध्याय 20 इसमें है विवाह से संबंधित। अध्याय नंबर 21 है, उसमें है क्रूएल्टी की क्रूरता अगर कोई पति करता है, क्रूएल्टी ऑफ हस्बैंड, उसको बताया है 498 के ए में। 498 के ए में। तो इसी के साथ हमारी आईपीसी की जो मेन धारा थी वो हमने सारी कवर कर ली। इससे ज्यादा देखो अगर आप पढ़ोगे तो आपको टाइम भी लगेगा और न कोई बच्चा इतना जल्दी याद कर सकता। तो हम इसका जल्दी से 2 मिनट में इसका ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम जो सीआरपीसी वगैरह उसमें देख लेंगे। सबसे पहले आप ये याद रखोगे, कोई धारा आपको याद करने की पहले जरूरत नहीं। सबसे पहले अपना बेस बनाओ। आईपीसी 6 अक्टूबर 1860 को पारित हुई थी और आपका लागू कब हुआ, 1 जनवरी 1862 में। किसने लगाया था, मैकाले ने। उस समय वायसराय कौन था ये भी पूछ सकता, आईपीसी का जब गठन हुआ था। इसमें कितनी चैप्टर हैं, चैप्टर है 23, धारा 511। जो चैप्टर 1 है वो बताता है इंट्रोडक्शन।
चैप्टर 2 है जनरल एक्सप्लेनेशन, सामान्य परिभाषा। उन परिभाषा में सबसे इंपॉर्टेंट है लिंग के बारे में 8 नंबर ही यूज होगा, ही वर्ड। और 10 में मैन एंड वुमेन। सरकार की बताई है 17 नंबर में, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 14 में, जज के बारे में 19 में। इंजरी अपराध, आपको जो चोट लगी है उसके 44 के बारे में, 45 में आपका जीवन, 46 में आपकी मृत्यु, 51 में आपकी शपथ। फिर पनिशमेंट, इनके लिए पूरी पनिशमेंट के लिए अध्याय है अध्याय नंबर 3। जनरल एक्सेप्शन अपवाद के लिए चैप्टर 4 है, 75 से लेके 106 तक। राज्य के खिलाफ अपराध करते हैं तो चैप्टर 6 में बताया है 121 से 130। अगर आप अनलॉफुल असेंबली करते हो, इमरजेंसी वगैरह में ज्यादा भीड़ मचाते हो तो 141 से 160 तक धारा आप पे लगेंगी। तो ये मेन हमारी धारा थी। अब देखते हैं जो सीआरपीसी है, तो सीआरपीसी से क्वेश्चन कम आएंगे, आईपीसी से ज्यादा आएंगे। टोटल क्वेश्चन 3 से 4 आएंगे। तो उसमें आप सोच लो, सबसे पहले तो यही बनता है कब बनी थी ये। तो सीआरपीसी का जो कब लागू हुई थी, 1 अप्रैल, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हो गई थी। 1973 में गठन हुआ था, उसका गठन हुआ था 1860 में, इसका 1973 में। तो भारत की आजादी के बाद कौन सा गठन हुआ था, आपका सीआरपीसी 1973। इसमें कितने धारा हैं, चैप्टर है 37, हालांकि ये लेंदी है, अध्याय है 37, 484 धारा है, 484 धाराएं। धारा अध्याय 1 जो है उसमें 1 से लेके 4 तक डेफिनेशन दी गई है। 1 में टाइटल, 2 में डेफिनेशन, 3 में ट्रायल ऑफ ऑफेंस, अगर आपने कोई अपराध करने की कोशिश की है तो ये। अब इसमें इंपॉर्टेंट है धारा नंबर 36। देखो सारी आप अगर पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो 36 नंबर है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिस, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। तो इस पे प्रोबेबिलिटी है, सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस कि उसके पास क्या क्या पावर है। अब है 41 कि पुलिस अगर किसी को बिना वारंट के अरेस्ट करती है, बिना वारंट अरेस्ट करती है, तो ये आपका इसमें बताया है। और 46 में बताया है अरेस्ट कर सकती है तो कैसे अरेस्ट करेगी, हाउ पुलिस अरेस्ट, इट विल टेल इन 46 नंबर सेक्शन। अब जल्दी से ओवरव्यू पहले देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का। ये ज्यादा इसलिए नहीं करवा क्योंकि एक पेज और है उसमें इसकी मेन धारा है कुछ। एक इंडियन एविडेंस एक्ट देखो, ये भी भारत की, तो एक क्वेश्चन बनता है इंडियन एविडेंस एक्ट, ये बना था 1872 में। तो पूछ लेगा भारत की आजादी के बाद कौन सा बना था, सीआरपीसी की प्रोसीजर क्या होगा उसके लिए अगर कोई अपराध करता है। ये बनी थी 1860, लागू हुई थी 1862 में। ये सीआरपीसी 1973 में बनी थी, 74 में लागू हो गई थी। डेट पूछ रहा है आजकल, 1 अप्रैल 1974, और ये हुआ था 1 जनवरी 1862 को लागू, और 6 अक्टूबर 1860 में बन गया था इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें चैप्टर हैं, 1 सितंबर को लागू हुआ था, 1 सितंबर 1872। चैप्टर हैं 11, धारा 167। इसमें आप 2-3 धारा याद रखो। ओरल एविडेंस, मौखिक अगर आप किसी के वो बनते हो, एविडेंस देते हो, तो धारा 59 है। पब्लिक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट है तो 59 नंबर धारा। पब्लिक डॉक्यूमेंट 74। प्राइवेट डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट 75। अब आप सोचोगे हमने आईपीसी आपको इतनी डिटेल में करवाई, ये क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन आईपीसी से पूछे जाएंगे। इनका 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनके बचे हुए 3 क्वेश्चन। तो इनके तो आज तक जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हुए हैं, अगर राजस्थान वगैरह में, यूपी वगैरह में, आपके एसआई लेवल तक के भी, उनमें भी ये पूछा कि इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स इनटू 1 सितंबर 1872। सीआरपीसी 1973 में बनी थी, 1977 में लागू। आपका आईपीसी जो था 6 अक्टूबर 1860 में बना था, और
1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था, मैकाले ने इसे बनाया था। इसके टाइम में आप देखना कौन था वायसराय, शायद मैकाले चला गया था। 1973 में कौन था अपना हमारा जो मुख्यमंत्री जो पीएम था, एक हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि जो लाल बहादुर शास्त्री, वो तो चलो IAS के लिए है, लेकिन जो पुलिस एकेडमी हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1948 में बनी थी। 1948 सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। अब आप याद रखो कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो जितनी भी नियुक्तियां हैं, हरियाणा में कौन करेगा? राज्यपाल। तो ये क्वेश्चन आपसे डाल सकता है कि फलानी नियुक्ति किसने की थी? राज्यपाल करता है। राज्यपाल सिर्फ 2 नियुक्तियां नहीं कर सकता, एक तो आपके हाई कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की, और एक जो पुलिस विभाग में IPS आता है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, IS UPSC के थ्रू, यूपीएससी के लिए 315 धारा है, हमारी HPSC के लिए भी 315 धारा बोल रहा हूँ, सॉरी आर्टिकल, HPSC की, क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आप ये 2 नियुक्तियां छोड़ के IPS और आपका जो हाई कोर्ट का जज है, और सारी की सारी नियुक्तियां कौन करेगा? आपका राज्यपाल। अब एक क्वेश्चन देख लो आप, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1990 में पास हुआ था, 1992 में लागू। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1990 में पास, 92 में लागू। किशोर न्यायालय, किशोर न्याय के लिए 2000 में था पहले, अब 2015 का आ गया है। तो किशोर न्याय कब से है? 2015 से अधिनियम। SC ST के लिए, SC ST के लिए जो एक मोटर व्हीकल और देख लो, क्योंकि आ सकता है RTO से संबंधित। मोटर व्हीकल 1988 में बना, 1989 में लागू हो गया था, और ये सारी की सारी PDF आपको दे दी जाएगी। दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1963 में आया था। मोटर वाहन हमने कर लिया, 1988 में बना था, 1989 में लागू हुआ था। ये सभी को आपको पता है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत 18 वर्ष की आयु में लाइसेंस मिलता है, आप सभी को पता ही है। एक आप याद रखो, राजद्रोह, देशद्रोह, अगर आप राजद्रोह करते हो 124A। झूठ पता लगाने के लिए नेक्रो टेस्ट होगा। एक आप याद रखो, लोक शांति अगर आप भंग करते हो तो IPC की 504, लोक शांति को भंग करते हो तो, स्त्री का अनादर करते हो तो 509, 511 धारा है टोटल। एक आपका वो था SC ST के लिए एक एक्ट था, अधिनियम 1989, SC ST पे अत्याचार रोकने के लिए अधिनियम बना था, अत्याचार रोकने के लिए 1989। तो आप इससे याद रखो, मोटर वाहन अधिनियम के साथ ही बना था। तो हमने कोशिश की है आपको सारे का सारे डिटेल में पढ़ाने की और मेन जो बातें बताने की। इसके अलावा अगर कोई चीज़ रहती होगी तो हम जरूर बताएंगे। बाकी आप सभी को आपका एग्जाम की बहुत सारी ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट करना, बिल्कुल भी डिप्रेस मत होना। आपको आता है इतना, किसी को भी नहीं आता। कीप मोटिवेटेड। और आप जिस एग्जाम